हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, योर पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए शुरू करते हैं फिर से अध्याय 4, जिसमें मुग़ल साम्राज्य की हिस्ट्री यानी इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में शेर शाह सूरी के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की थी और उनकी जितने भी इनिशिएटिव और जो कार्य किए थे उनको एक अच्छे सुचारू रूप में देखने की कोशिश की थी। आइए अब शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहिए आप। बादशाह अकबर और मुग़ल राज्य का मजबूत होना। शेर शाह के उत्तराधिकारियों के कमज़ोर होने के कारण हुमायूं दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार करने में एक बार फिर सफल रहा। देखिए, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी जो थे वो कमज़ोर होने के कारण हुमायूं फिर से दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार करने में वो सक्सेसफुल होता है, यानी सफल हो जाता है। परंतु वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। उसका बेटा अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना 1556 ईस्वी में। उस समय हिंदुस्तान में मुग़ल वंश का राज ठीक से जम नहीं पाया था। तो देखिएगा, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इंटरलिंक करते चलिएगा। जैसे हमने बाबर देखा था, बाबर के बाद उनके बेटे 1530 में डेथ हुई, हुमायूं आए। हुमायूं के बाद जैसे आपने देखा कि उनकी संघर्ष होती है अफगान के बीच, और कन्नौज और चौसा में लड़ाई होती है, और शेर शाह सूरी आते हैं। और शेर शाह सूरी के बाद 5 साल के राज करने के बाद उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। इसके कारण फिर 1555 ईस्वी में क्या है, हुमायूं दिल्ली पर आते हैं और अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि वो डेथ कर जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा जो होता है अकबर, यानी कि याद रखिएगा हुमायूं का बेटा कौन होता है, अकबर। अकबर कितने साल, 13 साल की उम्र में बादशाह बनते हैं, जो कि 1556 ईस्वी में। उस समय हिंदुस्तान में मुग़ल वंश का राज जो था वो ठीक से जम नहीं पाया था अभी, क्योंकि चारों तरफ से एक तरफ से संघर्ष ही हो रहा था। क्योंकि जैसे हुमायूं आई, फिर से वहाँ से अफगान शासक शेर शाह सूरी, तो बीच में एक तरह से क्या हो रहा था, संघर्ष था, इनको ठीक से जम नहीं पाया था। चारों तरफ से दूसरे राजा मुग़लों को खदेड़ने पर तुले थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुग़लों के प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। तो याद रखना है, अकबर कितने साल की उम्र में बादशाह बने थे, तो 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे। और जब ये बादशाह बने तो उस समय मुग़ल ठीक से जम नहीं पाई थी, और चारों तरफ जितने भी प्रांत में जो राजा थे अलग अलग, वो क्या करने के तुले थे, वो खदेड़ने के तुले थे, यानी कि इनको ख़त्म करने पे तुले थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुग़ल के प्रमुख अधिकारी कौन थे, बैरम खान। याद रखना है, बैरम खान वही थे जिन्होंने अकबर को यानी राजकाज की शिक्षा दी थी। उसने पहले अपने राज्य को बढ़ाने एवं फिर उसे मजबूत करने का काम शुरू किया। अकबर ने मुग़ल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को सैनिक अभियान द्वारा अधिकार में किया। यानी कि अकबर ने मुग़ल राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया, बहुत सारे राज्यों को सैनिक अभियान यानी कि सैनिकों के द्वारा अधिकार किया, यानी कि उसको जीता। राज्य का आरंभिक विस्तार जो था 1556 से 1576 के बीच में हुआ। 1556 में ये आए थे और 1555 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है। उन दिनों आज के मध्य प्रदेश के इलाके में 2 महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राज्य था मालवा, जहाँ का राजा बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी मांडू थी। दूसरा प्रमुख राज्य गढ़कटंगा गोंडवाना था। 1561 और 62 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुग़लों ने अधिकार कर लिया। विजय के बाद मुग़ल सेनाओं और सेनापति अगम खां को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिसे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया। इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से उस धन को प्राप्त किया। देखिए, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि 13 साल में क्या होते हैं, अकबर राजा बनते हैं और उनको राजकाज की शिक्षा उम्र को देखते हुए बैरम खान देते हैं। और आरंभिक दिनों में 1556 से लेकर 1576 में इनकी जो एक तरह से राज्य की विस्तार होती है, जिसमें बहुत सारे सैनिक अभियान चलाते हैं और जीतते हैं अलग अलग राज्य को। जिसमें क्या था, आज के जो मध्य प्रदेश है वहाँ के
जो मालवा वाला एरिया है वहाँ पे राजा बाज बहादुर था, उनकी राजधानी मांडू थी। और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना, जिसको 1561 और 62 ईस्वी में दोनों राज्यों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि उसको जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। इसके अगले 10 वर्षों तक अकबर ने राजपूताना के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा गुजरात और बंगाल को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का था। वहां महाराणा प्रताप का राज था। उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार किया और जीवन भर विरोध करता रहा। देखिए, ये दो राज्य जब जीत जाते हैं, कौन कौन सा? मांडू जो कि, और दूसरा गोंडवाना जो कि 1561 और 62 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 10 वर्ष तक राजपूताना के अधिकांश, यानी राजपूत वाले जो अधिकांश भाग पे जो अधिकार कर रहे थे, गुजरात बंगाल को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण अभियान जो था वो चित्तौड़ का था, जहाँ पे महाराणा प्रताप का राज था। महाराणा प्रताप बहुत बड़े राजा थे, वो चित्तौड़ में क्या करते थे? राज करते थे। उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से इनकार किया और जीवन भर क्या किए? विरोध किए। यद्यपि उसका दुर्गम किला अकबर द्वारा जीत लिया गया। चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज्य रणथंभौर को अकबर के द्वारा जीता गया। इन विजयों के बाद अधिकांश राजपूत राज्यों जैसलमेर, बीकानेर आदि ने अकबर के समक्ष संपन्न कर दिया। देखिए, तो चित्तौड़ जो है वो राजस्थान में है। वहाँ पे कौन थे? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने क्या करते थे? वो जीवन भर अकबर का विरोध किया, यानी उनकी जो भी चीज़ों को विरोध किया। उसके दुर्गम पे किला अकबर जीत लिया। और चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज्य जो था रणथंभौर को भी अकबर जीत लिया। और इस विजयों यानी जीतने के बाद अधिकांश राजपूत राज्य जो थे जैसलमेर, बीकानेर आदि ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया। यानी इसके बाद अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में किया। यह प्रदेश बाहरी देशों से व्यापार के कारण काफ़ी समृद्ध बन गया था। कौन सा? गुजरात, यानी कि बाहर से ट्रेड होती थी दूसरे देशों से। यह भारत के साथ होने वाले विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। और भारत से जितनी भी ट्रेड होती थी बाहर दूसरी देशों में, वो महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो कौन सा था? गुजरात। मुगलों के नियंत्रण के पश्चात इससे अच्छी आय प्राप्त हो सकती थी। यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी और शिल्प कला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। यानी कि वहाँ की शिल्प कला जो आर्ट जो थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और भूमि लैंड जो थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, यानी कि वहाँ उपजाऊ काफ़ी होती थी। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे आय इनको प्राप्त हो सकती थी। इसलिए अकबर ने इस क्षेत्र को जीतना जरूरी समझा। कौन सा क्षेत्र? गुजरात वाला। इसी विजय के याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इसके विषय में आप इकाई 5 में पढ़ेंगे। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो अकबर ने करवाया था वो किनके याद में करवाया था? तो याद रखना है, गुजरात को जीतने के बाद। और गुजरात को क्यों इन्होंने जीतने को सोचा? क्योंकि वहाँ वो पूरे देश की महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का, और वहाँ से अच्छी इनको आय प्राप्त हो सकती थी और भूमि भी उपजाऊ थी जहाँ से लैंड रेवेन्यू भी आ सकता था और शिल्प कला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इसलिए उस क्षेत्र को अकबर ने जीतने का जरूरी समझा। अकबर का ध्यान भारत के अन्य उर्वर क्षेत्र बंगाल पर गया। वहाँ अभी भी अफगानों का राज था। उसके पड़ोसी बिहार पर भी अफगान शासन ही था। 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन दोनों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यह अफगानों का आखिरी राज्य था। कौन सा? बंगाल और बिहार, जहाँ पे अफगान के राज्य थे, यानी अफगान रूल कर रहे थे। वहाँ पे भी 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध कर अकबर दोनों प्रदेशों को अधिकार कर लेता है। ठीक है, इन विजयों के पश्चात अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत का सुरक्षित बनाने पर बल दिया। यानी कि जो पश्चिम वाले जो प्रांत होते हैं, सीमांत होते हैं, उसको सुरक्षित यानी सिक्योर बनाने पर बल यानी फोर्स दिया। उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और अफगान के विरोध का दमन किया। तदोपरांत दक्षिणी भारत के पठारी क्षेत्रों के राज्यों पर अभियान किया। फलस्वरूप खानदेश पूर्णतः अहमदनगर आंशिक रूप से उनके शासन का अधीन आ गया।
1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा। 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी 1602 ईस्वी में उनके बेटे सलीम जो थे जहांगीर, यानी उनके विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान, यानी दक्कन वाले रीजन है उसको स्थगित यानी कि कैंसिल करना पड़ा, और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना है। इसमें जो भी फैक्ट है, जैसे बुलंद दरवाज़ा किसके याद में बनवाया है, तो गुजरात के जीतने के बाद गुजरात क्यों जीतना चाहते थे, क्या रीज़न थी, इसको याद रखना है। और कैसे इन्होंने चित्तौड़ के किला को जीता और कैसे महाराणा प्रताप को हराया, ये सब चीज़ याद रखना है। मुग़ल राजस्व के अमीर। अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जो अमीर कहलाते थे। यानी 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जिनको क्या कहा जाता था, अमीर कहलाते थे। इन्हीं लोगों के जिम्मे मुग़ल साम्राज्य का कामकाज था, और इन्हीं लोगों के जिम्मे में क्या था, मुग़ल साम्राज्य का जितना भी कामकाज था। इन अमीरों में अधिकांश तुरानी थे। तुरानी जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। तुरानी मतलब जो कि तुर्किस्तान, यानी तुर्किस्तान से बाबर के साथ वो इंडिया में आए थे। तो 51 बड़े अधिकारी में कौन थे, तुरानी लोग ज़्यादा थे जो कि बाबर के साथ तुर्किस्तान देश से आए थे। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। उनके पास अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। वे ये भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। तो यहाँ पे अकबर के जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी दरबारी थे जिनको अमीर बोलते हैं। अमीर किनको बोलते हैं, जो दरबारी होते हैं। और ये क्या करते थे, मुग़ल साम्राज्य का कामकाज करते थे। और अमीरों में अधिकांश तुरानी थे जो कि तुर्किस्तान से आए थे। वो किनके साथ, तो बाबर के साथ। और इसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अकबर बादशाह के रिश्तेदार भी थे, और इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने बादशाह को बराबर समझते थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ जागीर उनके पास थी जिनका उपयोग वे स्वतंत्र यानी कि तरीके से करते रहना चाहते थे। वे भी अपना चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों पे उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसका आदेश सभी लोग माने। कौन चाहता था, वहीं तुर्किस्तान से जो आए थे। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी उपाय किया। उसके दरबार में ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग दिया। इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। तो ईरान से भी जो अमीर लोग आए थे उनको भी, जो हुमायूं के साथ भारत आए थे, ईरान से अमीर जो आए थे उनको बढ़ावा दिया और वो खुश होकर अकबर को पूरा सहयोग दिया। इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया।